नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोगो को लॉन्च किया। G20 के लोगो के जरिए शांति का संदेश गया है। भारत के लिए आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। दुनिया भारत पर अपना विश्वास जता रही है और ये एक ऐसा मंच होगा जहां पर तमाम राज्य दर्शा पाएंगे अपने अपने राज्य की खूबियां और उपलब्धियां। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 का लोगो जारी किया है। G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम को स्वतः संबोधित भी किया। बताया कि भारत कितना आगे बढ़ गया है, भारत पर किस तरह से अब दुनिया विश्वास कर रही है। एक अभिन्न अंग दुनिया का माना जाता है भारत को। G20 में भारत की अध्यक्षता इन सब सफल अभियानों को विश्व तक ले जाने का एक अहम माध्यम बनकर आ रही है। साथियों, आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है। चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर UNGA हो। इस माहौल में G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। इसी आधार पर हम अपनी G20 अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर दशकों से भारत के सहयात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पहुंचे, जहां कई चुनावी रैलियों में वो शामिल हुए। कांगड़ा की रैली में हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने कहा, आतंकवाद की जड़ को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। कोरोना काल में सरकार ने जीवन और जीविका बचाने का काम किया। कोरोना काल में दूसरे देश पस्त, लेकिन भारत मजबूत रहा। भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहां के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किया है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब पूरी दुनिया पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, किन कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में थी, लगता था कि मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे थे। फ्री में टेस्ट,
में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी ये डबल इंजन की सरकार। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का दर्द छलका। शिवपाल यादव ने कहा कि जो परिवार का नहीं हो सका वो कभी सफल नहीं हो सकता। शिवपाल ने नसीहत देते हुए कहा कि बड़े नेताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए। समाज में जिनका एक अच्छा प्रभाव और पकड़ है उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। शिवपाल ने अखिलेश यादव के साथ के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ गलत राय देने वाले लोग हैं, इनसे दूरियां बनाना पड़ेगा। जो परिवार के साथ नहीं रह सकता, अच्छे लोगों को साथ नहीं रख सकते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। हमारे साथ में जो हुआ है कोई सिवा नहीं, किसी से भी नहीं हुआ। और जो हुआ है उसकी का परिणाम अभी तक अच्छा नहीं आया। 17 का परिणाम अच्छा नहीं, 19 का परिणाम अच्छा नहीं और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था। अगर समझदारी से काम ले लिया होता तो आपकी मन की बात हो। लेकिन ये हम कहेंगे संसद पर नेताओं को, बड़े नेताओं को, जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक युवराज ने कहा कि हम गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार से है। होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तरीके से गुजरात चुनाव में उतरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवराज जी मौजूद हैं। सर, इससे पहले हमने देखा दिल्ली, फिर पंजाब, अब गुजरात, क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की यही रणनीति है कि हम राजनीति करने नहीं है, राजनीति बदलने आए हैं। ये रणनीति के साथ हम पूरे गुजरात में जा रहे हैं और यहाँ के जो मेजर क्वेश्चन है, मेजर इश्यूज है, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि भ्रष्ट भाजपा ने यहाँ पे लास्ट 27 साल से कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ प्रचार जीवी ने प्रचार किया है और फोटो जीवी ने सिर्फ फोटो खींचा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। और ये सब जो बातें हैं, लास्ट में जब हमने रेज किया था क्वेश्चन, वो था पेपर लीकेज का। यहाँ पे जब भी एग्जाम होती है तो उसका पेपर अगले दिन लीक हो जाता है। ये कैसी व्यवस्था है? ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आम आदमी पार्टी यहाँ पे गुजरात पे आई है और गुजरात में आम आदमी पार्टी सारे जो लोग हैं उसका जो क्वेश्चन है, उसके जो इश्यूज है वो रेज कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी जब भी कहीं चुनाव लड़ती है तो ज़मीनी मुद्दों पर काम करती है। हम देख रहे हैं केजरीवाल जी का रोड शो हो, भगवंत मान जी का हो, लगातार वो शहरी क्षेत्र की जो बड़ी समस्याएं हैं उस पर बात कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सबसे ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज जो है वो मुद्दे बहुत ज़्यादा है। मैं किस मुद्दे पे बात करूँ? क्योंकि हम जैसे जाते हैं सड़क पे तो सड़क ठीक नहीं है। हम गांव में जाते हैं तो गांव में पानी नहीं आ रहा है। हम गांव में जाते हैं तो उसकी जो जल व्यवस्था है वो जल व्यवस्था अच्छी नहीं है। उसकी जो गटर व्यवस्था होनी चाहिए, गटर व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ पे जो स्कूल होने चाहिए जो बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, वो स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कई ऐसे गाँव है कि गाँव में स्कूल ही नहीं है। क्या करें? इश्यूज इतने हैं, मुद्दे इतने हैं कि कितने मुद्दे पे बात करें। यहाँ पे मुद्दे बहुत ज़्यादा है सर। 27 सालों से भाजपा की गवर्नमेंट है गुजरात में। 182 सीटें हैं। 2017 के चुनाव देखें तो 99 सीटें भाजपा के पाले में थी और 57 कांग्रेस के पास थी, 2 अन्य पार्टियों के पास थी। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लाने की उम्मीद बनाए हुए है? आम आदमी पार्टी 182 सीट पर लड़ रही है और 182 पे हमने जो जनता के प्रतिनिधि है उसको टिकट दिया है। जनता ने पसंद किया कि हमें ये बंदा चाहिए और इस बंदे को हम जिताएंगे। इसका जो चयन किया गया है वो जनता से पूछकर चयन किया गया है। इसलिए 182 जो हमारे लीडर लड़ रहे हैं वो जनता के प्रतिनिधित्व है। अभी जो यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे में भी हमारा क्लियर आ रहा है कि हम 92 से 98 तक सीट जीत रहे हैं। गुजरात मॉडल की आपने बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बार गुजरात में एक नया नारा लेके आए हैं, गुजरात हमने बनाया है।
उस नारे को कैसे देखते हैं? गुजरात हमने बनाए वो नारे लेकर आए हैं, लेकिन क्या बनाए वो वर्ड शायद उसे खा गए होंगे, क्योंकि खाना उसका काम है। गुजरात ने इन्होंने सिर्फ मूर्ख बनाया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया है और कुछ नहीं बनाया है। गुजरात बनाया किसने है? गुजरात गांधी ने बनाया, गुजरात सरदार ने बनाया, गुजरात रविशंकर महाराज ने बनाया है, कृष्ण कुमार सिंह जी हो, सर भगवत सिंह जी हो, वाघजी ठाकुर हो, सयाजीराव गायकवाड़ हो, उसने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि यहाँ पे हम सुशासन ला सके। लेकिन ये जो भाजपा और कांग्रेस के जो आंकड़े हैं उसने वो तहस महस कर दिया और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर वक्त आते हैं चुनाव में और कुछ ना कुछ बना के चले जाते हैं। अब जनता समझ गई है, जनता मूर्ख बनने वाली अब नहीं है। अहमदाबाद की एक सीट है मणिनगर, मोदी जी 3 बार वहाँ चुनाव लड़े, उसके बाद आनंदीबेन पटेल भी वहाँ चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री रही गुजरात की। कितनी चुनौती उस सीट को लेकर देखते हैं, क्योंकि लगातार भाजपा का ही कब्जा रहा है। भूल सबसे होती है, भूल मणिनगर के लोगों से भी हुई थी, अब उसने भूल सुधारने का तय कर लिया है और वो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको पूरा मैंडेट देने का सोच लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि हम वहाँ से वो सीट जीत रहे हैं। धन्यवाद युवराज जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी से युवराज सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो गुजरात के चुनाव है उसमें जनता की राय लेकर जो कैंडिडेट हैं उनको मैदान में उतारा गया और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतेगी। और साफ तौर पे जो जनता की समस्याएं हैं, स्कूल हो, सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, उस पर मूलभूत रूप से काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, अहमदाबाद, गुजरात में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र सिंह आज सिद्धार्थनगर पहुंचे। धर्मेंद्र सिंह का सिद्धार्थनगर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जनपद मुख्यालय के बीजेपी जिला कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की गई। न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए एमएलसी और गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी। सर, आपको डबल जिम्मेदारी, पहले गोरखपुर का क्षेत्रीय अध्यक्ष, अब नवनिर्वाचित एमएलसी। सर, किस तरह से देखते हैं बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे? एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका हम सब निर्वहन करते हैं। हमारे ये विधान परिषद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या इस प्रकार की जिम्मेदारी, ये हमारे चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सब लोग इस प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ साथ जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका भी निर्वहन करते हैं। गोरखपुर क्षेत्र में हमारे 12 जनपद हैं और उन सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो संगठन का काम है और जो हमारे नेता मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, उन सब योजनाओं को नीचे तक ले जाना कार्यकर्ताओं के माध्यम से और पार्टी की गतिविधियों को नीचे तक ले जाना, ये हमारे संगठन की जिम्मेदारी होती है। सर, निकाय चुनाव है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और देखा जाए तो जो प्रत्याशी हैं उनकी लंबी फहरिस्त है, तो सर आपके पार्टी का क्या मोटिव है, किस तरह से जो लोग हैं उनको किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी नेता के आधार पर काम करने वाली पार्टी नहीं है और इसलिए हमारे पार्टी का एक संगठन का तंत्र है। हमारे सभी जनपदों में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी नगर निकायों में संयोजक प्रभारी हैं, हमारे सांसद, विधायक हैं, ये सब मिल करके एक कोर ग्रुप मिल करके पूरे ज़िले में आकलन करता है। अभी वार्डों के या निकायों के आरक्षण आ जाने के बाद हम उसका आकलन करेंगे और हमारी प्राथमिकता होगी कि हम अपने कार्यकर्ता को लड़ाएं और जिताऊ लड़ाएं। क्या क्राइटेरिया होगा प्रत्याशियों का? हर निकायों में हमारे जो जिले की कोर ग्रुप है, हमारे सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, निकाय के प्रभारी, संयोजक मिल करके एक बार असेसमेंट करेंगे कि कार्यकर्ता और जीतने वाला हो। इस दो के आधार पर 3 नाम का पैनल बना करके वरीयता क्रम में भेजेंगे और उसी के आधार पर चयन। सर, आपके पार्टियों में जो नेता हैं उनका आपसी कला मंचों पर देखने को मिल रहा है, ये जो कैसे निकाय चुनाव में हमारी पूरी पार्टी में दुनिया के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व भारत के गौरव को बढ़ा रहा है और हमारे पार्टी में सभी लोग
जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट हैं इस देश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे धर्मेंद्र सिंह जिन्होंने बताया कि हमारी पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से निकाय चुनाव में सफलता मिले। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर। अब खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं, जहां मनोज सिन्हा के पैतृक गांव मोहनपुरा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम बीजेपी नेता पहुंचे थे और यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पैतृक गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 45 मिनट यहां रुके। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनोज सिन्हा ने देश को जम्मू और कश्मीर से जोड़ दिया है। सिन्हा जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं जम्मू कश्मीर के, वो गाजीपुर के वो सुपुत्र हैं और आज उन्होंने अपने गांव के भीतर एक पारिवारिक कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। उसमें आज उसका समापन समारोह है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा का दिवस भी है और साथ साथ में आज ग्रहण भी लगा हुआ है। आदरणीय मनोज सिन्हा जी के बुलावे पर हम सब यहाँ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण के लिए आए हुए हैं और आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में अपने एलजी के शासनकाल में जिस ढंग से देश को जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे जोड़ने का काम किया है, ये बहुत अद्भुत है और हम सब उन्हें प्रणाम करने के लिए आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ वही लोगों को हक और हुकूक मिल रहे हैं जो गाजीपुर के लोगों को मिल रहे हैं। पिछले 7 दिन से हमारे पैतृक निवास पे श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ पूजन था। कल उसका हवन होके समापन हुआ और उसी निमित्त जी आज ये विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। चूँकि पैतृक निवास है, जिला भी जी हमारा है, तो हमारा प्रयास यही था कि आसपास गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली से जितने भी निकट संबंधी हैं उनको यहाँ। अमेठी में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल सगे भाई बहनों और दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पूरा मामला जामू कोतवाली क्षेत्र के बरेटी गाँव के पास का है। 3 मरीज एक्सीडेंटल आए हैं, जिसमें से एक पंकज जी हैं जिनकी उम्र 41 साल है, ये ब्रॉड डेड आए हैं और बाकी 2 एक पुरुष हैं जिनका नाम है राम अचल और दूसरी बच्ची है क्रांति नाम है। भाई बहन है, दोनों भाई बहन हैं। और राम अचल जी को पैर में चोट आई है, घुटने का उनकी हड्डी फ्रैक्चर है और दूसरी जो है बच्ची है उसका एल्बो एक फ्रैक्चर है। इसके लिए इनको जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया जा रहा है। अमरोहा में तिगरी गंगा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 8 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस व आसपास के लोगों ने बमुश्किल घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। थाना गजरौला क्षेत्र के तिगरी रोड का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगे भीड़ थी, पुलिस वाले खड़े थे, पीछे से ओवरटेक करने के चक्कर में साइड मार दी साहब और खींचा चला गया ट्रैक्टर। ट्राली पलट गई, सारे बच्चे नीचे दब गए। पुलिस वालों ने यार जनता ने मिलकर ट्रैक्टर टिपलर सीधा करा। जब मेरे बच्चे निकाले, बाकी 3-4 की हालत ज़्यादा गंभीर है। अच्छा, तो टोटल कितने घायल हुए इसमें? टोटल 9 जने। तो मेले से लौट रहे श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 8 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
रायबरेली में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हुई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सवैया हसन गांव की घटना बताई जा रही है। और कुशीनगर में सेना के जवान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। छुट्टी के दौरान गांव लौटे जवान पर पुरानी रंजिश में हमला हुआ। हमले में जवान और परिवार के अन्य सदस्य बुरी तरह से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पहले भी पुरानी रंजिश में हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि पीड़ित जवान ने गाँव के 1 दर्जन से अधिक लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। रायबरेली में डेंगू पॉजिटिव केसों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 20 घंटे में डेंगू के 4 पॉजिटिव केस मिले। वहीं अब तक डेंगू के 94 केस मिल चुके हैं। आपको बता दें, जिला अस्पताल में बना डेंगू वार्ड भी पूरी तरीके से फुल हो चुका है। तो लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए स्वास्थ्य विभाग की पोल भी खुलती जा रही है कि उनकी तैयारियां कितनी हैं। अब जो बेड लगाए गए हैं डेंगू वार्ड्स में, वो भी फुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर मरीज और बढ़ते हैं तो फिर उन मरीजों को कहाँ बिठाया जाएगा और क्या साफ सफाई की व्यवस्था है अस्पतालों में, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मेरठ के हस्तिनापुर के मखदूमपुर गंगा मेले में ताबड़तोड़ गोलियां चली और इस दौरान 2 लोगों की गोली लगी। दोनों घायलों को मवाना सीएचसी लाया गया, जहां से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेले की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब भी कहीं पर भी कोई भी बड़ा मेला लगता है तो सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर इतनी चहल पहल में इतने लोगों के बीच में गोलियां चलती हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्या कर रही थी, क्या मेले के अंदर आने वाले लोगों की जांच नहीं की जा रही थी। कोई हथियार के साथ अगर अंदर आ जाता है तो फिर आखिरकार कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि मेले में सुरक्षा चाक चौबंद थी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।